ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैट वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये समझाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस हम लोग समझ रहे थे और उसमें हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के साथ। यानी अगर Q चार्ज है हमारे पास, अगर हमारे पास Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो Q चार्ज के ऊपर E इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फोर्स जो होगा वो F बराबर QE के बराबर होगा। यानी कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये। अगर हमसे कोई बोले तो हम बोलेंगे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि अगर हमें ये पता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो हम और हमें ये गिवन हो कि चार्ज कितना है, तो हम बता सकते हैं कि वो चार्ज उस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम ये बता सकते हैं कि वो चार्ज उस वाले पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास मीनिंग ये था। उसके बाद आगे और हम बढ़े थे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हम लोगों ने इसकी भी बात की थी कि अगर मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से हम डिफाइन कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हम फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज से निकालते थे, है ना। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज से निकालते थे, जिसका वैल्यू होता था के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, है ना। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होता था और हमारे पास वैल्यू आता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। और मैंने बोला था ये किसी सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी होता है। यानी ये जो चीज जनरेट हो रहा है, ये एक अदृश्य सा चीज जो जनरेट हो रहा है, वो कोई एक चार्ज जनरेट करता है। एक चार्ज का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे चार्ज का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो प्रभाव क्षेत्र बन रहा है वो एक चार्ज का प्रभाव क्षेत्र है ना। इसीलिए यहाँ पे आप देखें तो सिंगल चार्ज आ रहा है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ना। क्लियर है। अगर मान लो कि मैं इसी चीज को इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, किस में लिखता हूं? वेक्टर फॉर्म में। तो इन वेक्टर फॉर्म इसी चीज को लिखा जाए, इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद होगा आपको, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब, याद है आपको कूलम्स लॉ से। और यहाँ पे हम लोग लिखते थे आर वेक्टर। ये हमारा क्या होता था? ये हमारा हो जाता था वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में लिखा हुआ है? वेक्टर फॉर्म में। क्योंकि हमें यहाँ पे अब क्या पता हो गया है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं पे भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब आपके पास ये वाला किस फॉर्म के लिए लिखा जा रहा है? मान लो कि ये हमारे पास Q चार्ज है और ये हमारे पास एक Q चार्ज है, और इस Q चार्ज से, या मान लो यहाँ सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है और इस Q चार्ज से आर वेक्टर डिस्टेंस दूर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे और यहाँ पे हम फोर्स निकालते थे। तो हमारे लिए ये क्या है? आर वेक्टर है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस पॉइंट पे वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ होगा। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जब चार्ज आपका, ये चार्ज है आपका यहां रखा हुआ है, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट वेक्टर। असल में ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअल में आया हुआ है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आर यूनिट वेक्टर कहाँ है? तो ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन जिस पे निकाला जा रहा है उससे अवे है। यानी कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब कभी भी हमें फोर्स निकालना हो किसी चार्ज पे या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो जहां हम निकाल रहे हैं हमारे वेक्टर का हेड वहीं रहना चाहिए, हमारे वेक्टर का हेड वहीं रहना चाहिए। तो हम जब कभी भी ऐसा करते हैं तो हम अपने वेक्टर का हेड ऐसे मान लेते हैं कि इसका वेक्टर का हेड जो है वो यहाँ है। जहां कैलकुलेट करो वेक्टर का हेड वहीं पे एज्यूम करो। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप इसको एक नोट में लिख सकते हैं तो अच्छी बात होगी। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी कैलकुलेट किया जाए तो हमेशा वेक्टर का हेड वहीं एज्यूम किया जाए, हेड वहां एज्यूम किया जाए, वहां ही एज्यूम करें। ठीक है ना? वेक्टर का हेड वहीं पे एज्यूम करें। बात समझ में आ रही है ना? वेक्टर का हेड आप वहीं पे एज्यूम करें जहां पे आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? ये बात, चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद इसमें जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो एक तरह से रिपीटेशन है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी चीज का ये रिपीट टेलीकास्ट जैसा लगेगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में फोर्स निकाले थे अलग अलग तरीके से, है ना? अलग अलग डायग्राम में हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया था। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें अब क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, अलग अलग डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। जैसे अगर मान लो कि हमें पहला अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास मान लो कि एक ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ हमें दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ, ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ L। ठीक है ना? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ L है और हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ एक Q चार्ज है, यहाँ एक Q चार्ज है। तो हमें इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है ना? कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमको मालूम है कि ये L है, ये L है और ये भी L है ना? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ L है। अगर मान लो कि मुझे यहाँ कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक बार वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, आपको पता है कि कैसे निकालना है ना? ठीक है, अब आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ कैसे निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप ऐसा एज्यूम करें कि उस पॉइंट पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, है ना? जब कभी भी किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे।
रख देंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम वहां पे रख देंगे। ये वाला चीज आप लिख लीजिए। जब कभी भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, है ना। और यूनिट पॉइंट चार्ज रख देंगे और यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद हम वहां पे क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद हम वहां पे फोर्स निकालेंगे। और अगर जो फोर्स निकलेगा वो वही उस पॉइंट का वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का वो वाला, उस पॉइंट का वो हमारा क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम किया कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मैंने क्या एज्यूम किया कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर हमने एज्यूम किया कि रखा हुआ है तो इस वाले जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव माना, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा E1 है ना। उसी तरह से ये वाला जो होगा वो भी इस पे लगाएगा। मान लेते हैं ये इस तरफ है और इसका नाम है E2, है ना, ये नाम है E2। तो आपको पहले से पता है कि ये चार्ज, क्योंकि जब कभी भी आप फोर्स निकालते हो तो उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो Q1Q2 यही फॉर्मूला होता है। तो हमें मालूम है कि K कांस्टेंट है, Q1 Q2 और R ये तीन चीजें ऐसी है जिसपे किसी भी पॉइंट पे फोर्स डिपेंड करता है ना। और एक चीज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसमें तो हम लिखते हैं KQ/R², यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि Q कितना है, सोर्स चार्ज कितना है, और दोनों के बीच जहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां तक की उसके दूरी कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, यहां कितना चार्ज Q, यहां कितना चार्ज Q, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हुए? हो गए सर, ये भी E होगा और ये भी E होगा। अब हम लोगों को दो वेक्टर मिला है, अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब कभी भी हमें वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास ई नेट निकालने का कि ई नेट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर तो वो भी E है, प्लस E2 का स्क्वायर वो भी E है, प्लस 2 इंटू E1 E2, तो E1 E2 भी E है तो E स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। और थीटा होता है जब दो वेक्टर आपस में जुड़े हुए हों टेल टू टेल, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वही उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाता है, वही उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाता है, वही उन दोनों वेक्टर के बीच का क्या माना जाता है, एंगल माना जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होता है, सारे एंगल इसके 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे cos 60 डिग्री। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगा, यहाँ पे आप देखें 2E² प्लस 2E² cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, आ गया हमारे पास ई नेट का वैल्यू हमारे पास आया कितना, √3 टाइम्स ई आ गया। और अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दें तो ई का वैल्यू होता है K इंटू Q/R², मतलब L², यानी ये हमारा आंसर हो गया √3 टाइम्स KQ/L², √3 टाइम्स KQ/L², है ना। तो ये तरीका है हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो इसको आप लिखें
अब देखें आप इसमें अगला प्रॉब्लम हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम अगर मैं आपसे पूछूं तो कई तरह के प्रॉब्लम इसमें बनाए जा सकते हैं भाई साहब, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, थोड़ा बहुत चेंज करके आप कई तरह के प्रॉब्लम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कई तरह के प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। सेम ऐसा ही मैंने यहाँ पे फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे भी हमने क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे भी हमने इसका क्यू चार्ज रखा, है ना, और बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला हुआ और इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला हुआ, उसी तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, आपको पता है कि इसका क्या वैल्यू होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। बाकी आप कमेंट में जब वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिखिए कि ये इसका आंसर क्या होता है ना, क्या होना चाहिए, है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे और फिर भी दिक्कत हुआ तो आपको वापस से इसका डिस्कशन फिर से कर देंगे, ठीक है ना। हमें कहाँ बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंगल बाइसेक्टर पे। अगर एंगल बाइसेक्टर इसके बीचों बीच हुआ तो क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। कुछ आप समझ रहे हैं। उसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह का आया कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के तीनों वर्टिसेस पे यहाँ क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज और यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। हमें क्या बोला गया कि ये एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L, है ना। और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है, फाइंड ई नेट एट ए, मान लो इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, ए पे आप ई नेट निकालो, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके वापस आइए, मैं देखता हूं कैसे करेंगे। यहाँ पे आप L, ये भी L, ये भी L, ये भी L, आप समझ रहे हैं, सारे डिस्टेंस बराबर है। अब यहाँ ये चार्ज जो है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो हम पहले तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे, अभी हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ से ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इसके ऊपर अवे लगाएगा। मान लो इस फोर्स का नाम मैंने E1 रखा, है ना। उसके अलावा एक फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा, इसका नाम मैंने E2 रखा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो अवे लगाएगा। ये बात पहले फोर्स में हो चुकी है। उसके अलावा एक चार्ज ये है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगाएगा, आंसर है इस तरफ लगाएगा। मान लेते हैं ये हमारा E3 है, यानी इसके ऊपर तीन तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, और तीनों का अगर नेट हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें इसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वही रूल, चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। तो दो फोर्स है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है या दो वेक्टर हैं, और दोनों के बीच का एंगल, थर्ड वाला को मत एज्यूम कीजिए, अभी हम सिर्फ E1 और E2 की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पे एक्ट करें और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है, √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर हो जाता है। तो इसका जो E1 प्लस E2 निकाला जाएगा, E1 प्लस E2 निकाला जाएगा, वो होगा हमारा कितना, √2 टाइम्स E, √2 टाइम्स E। और वो कहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर और ये भी बराबर,
तो अगर आप एंगल निकालना चाहेंगे तो tan थीटा में हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, E अपॉन ई यानी 1, और tan 1 होता है जब ये एंगल 45 होता है, यानी यहाँ से ये एंगल 45 होगा और इधर से भी ये एंगल 45 होगा, यानी बीचों बीच से ये पास करने वाला है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इसी लाइन पे एक्ट करेगा, ये इसी लाइन पे एक्ट करेगा। मान के चलिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, √2e, यानी ये √2e इसी e पे लाई करेगा। यानी कि अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक e है, E3 है और एक √2e है। तो हमारा ई नेट अब यहाँ पे लिखा जाए तो ई नेट क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर है √2 टाइम्स e प्लस E3, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए, √2 टाइम्स KQ अपॉन L², और E3 क्या है, ये वाला, ये जानते हैं आप, √2L होता है, यानी है ना डायगोनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, KQ अपॉन L² के जगह पे √2L का होल स्क्वायर, यानी 2L² आ जाएगा ना। तो अगर हम इन दोनों जगह से KQ अपॉन L² कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचता है, तो यहाँ पे बचता है √2 और यहाँ पे बच जाता है 1/2, यानी हमारा इस केस में ये वाला आंसर हो जाएगा, हमारा इस वाले केस में ये वाला आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फोर्स निकाल चुके हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में सिर्फ एक ही का अंतर है कि फोर्स वाला जब कैलकुलेशन करते थे तो हमारे पास दो चार्जेस होते थे और हम वहाँ Q1 Q2/r² करते थे, और यहाँ पे भी दो फोर्स, यहाँ पे भी दो चार्ज हैं, लेकिन जहाँ पे आप निकाल रहे हैं वहाँ पे 1 है, तो 1 का इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो दोनों उसी तरह का कहानी है। आप चाहें तो जितना क्वेश्चन उसमें आपने किया था सारे के सारे यहाँ पे किए जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए जा सकते हैं, लेकिन एक तरह से वो दिखने में लगेगा कि ये रिपीट हो गया उसी चीज का, है ना। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया। क्वेश्चन इस तरह से था, ये मैं आपके लिए देता हूं क्योंकि अब आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पहले से ये हो चुका है। इस बार भी हमारे पास एक स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, चारों पे Q है ना, साइड लेंथ L है ना। हमें बोला गया कि इसके डायगोनल, जो दो डायगोनल होंगे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसका नाम हमने ए रखा, उस वाले पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड ई नेट एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल, एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल, दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पे हमको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। इसके इंटरसेक्शन पे हमें बताना है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये आप अपने से करिएगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा, मैं देखूंगा कि क्या आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इस पे और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। मैंने आपको बोला है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किस तरह का लिया था, याद हो आपको, तो हम लोगों ने क्या किया होगा कि एक क्वेश्चन तो हमने ऐसे लिया था फोर्स वाले में, है ना, ऐसे ले लिया था। यहाँ पे हमने 1 मीटर, फिर हमने 2 मीटर, फिर हमने 3 मीटर, फिर हमने 4 मीटर, ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए थे, याद होगा आपको, 10 मीटर तक ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 कूलम चार्ज रखा था, यहाँ पे हमने कितना रखा था, 8 कूलम का चार्ज रखा था, यहाँ पे हमने 27 कूलम का चार्ज रखा था, यहाँ पे 64 कूलम का चार्ज रखा था, और यहाँ पे
ऐसे ही करते हुए 1000 कूलम का चार्ज रखा हुआ था, है ना। हमें क्या बोला गया, अगर मान लो ये ओरिजिन है 0,0 है, तो हमें बोला गया फाइंड ई नेट एट ओरिजिन। ई नेट एट ओरिजिन क्या होगा, हमें पूछा गया कि बताओ ई नेट एट ओरिजिन क्या होगा। समझ रहे हैं ना। आप एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको ये चीज बताता हूं कैसे करना है। ई नेट इसका ओरिजिन पे कितना होगा ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहला, अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो +1 चार्ज, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख दूंगा। अगर मैं यहां से E1 निकालता हूं तो E1 क्या होता है, K इंटू क्यू, K इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, यही आएगा ना E1। उसी तरह से E2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है ना। उसी तरह से E3 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, K इंटू 27 डिवाइडेड बाई 9। सिमिलरली हमारे पास E10 क्या होगा, यहां हो जाएगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो आप देखें सबका वैल्यू 0 से 0, 0 से 0, यानी ये आया आपका 10K, ये आ जाएगा आपका कितना 3K, ये आ जाएगा आपका 2K, और ये आ गया आपका K। यानी हम लोग देखें तो हमारे पास जो ई नेट आया है ना, आप भी निकाल के चेक करेंगे। ई नेट जो आया है वो कैसे आया है, K इन +2K +3K प्लस अप टू कहाँ तक, 10K तक। तो अगर हम यहाँ पे K कॉमन ले लें तो K कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 10 तक, है ना। और आपको मालूम होगा कि हम नेचुरल नंबर का समेशन जानते हैं, कैसे निकाला जाता है भाई साहब, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम लिखेंगे K इंटू n कितना है 10 इंटू n + 1 यानी 11 डिवाइडेड बाई क्या 2, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 5 जा 10, तो यहां से क्या आ गया 55K। ये हमारा आंसर हो गया, यानी न्यूटन पर कूलम आप लिख सकते हैं, यूनिट है इसका 55K न्यूटन पर कूलम, 55K न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, एक तो आप ट्राई करना इसके लिए। ठीक है, हम लोगों ने एक क्यूब लिया था, याद होगा आपको, तो एक हम लोगों ने क्यूब लिया था। 2 क्वेश्चन आपके लिए है, एक हमने क्यूब ले लिया था, एक हमने क्यूब लिया था, इस तरह का क्यूब लिया था। सारे क्यूब के वर्टिसेस पे मान लो यहाँ क्यू चार्ज, 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 है ना। और हम लोगों ने इसको एक्स एक्सिस माना था, इसको हमने वाई माना था, और इसको हमने जेड मान लिया था, है ना। और ये हमारा 0,0,0 था। तो हमें क्या बोला गया कि इस वाले वर्टिस पे अगर हम नेमिंग कर दें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हमें बोला गया फाइंड ई नेट एट पॉइंट 8, फाइंड ई नेट, फाइंड ई नेट एट 8 वाले पॉइंट पे आपको ई नेट का वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने इसको आप लिख लीजिए। हमने आपको इस तरह का प्रॉब्लम बताने का टाइम में ये भी बताया था कि जब भी हमारे पास कोई 3D डायग्राम होगा, जब कभी भी हमारे पास कोई भी 3D डायग्राम होगा तो 3D डायग्राम में हमेशा याद रखना है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया जाए, है ना।
आप पॉइंट्स तो लिख सकते हैं ना, ये 0,0,0 है, तो 2 वाला क्या हो जाएगा 1,0,0,0। उसी तरह से 3 वाला क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा आपका 1,1,0 हो जाएगा ना। 4 वाला क्या हो जाएगा आपका 0,1,0। उसी तरह से आप अगर लिखते हैं 5 वाला, तो 5 वाला क्या हो जाएगा आपका 0,1,1, 0,1,1। उसी तरह से अगर आप 6 वाले का लिखते हैं तो ये 0,0,1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरह से अगर आप 7 वाले का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1,0,1। उसी तरह से 8 वाला क्या हो जाएगा 1,1,1 है ना 8 का। और आप सबका वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिएगा, है ना। जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते थे ना, आपको पता होगा पिछला प्रॉब्लम हम लोगों ने इसी तरह से किया था। इसका आंसर आप निकालिएगा, है ना। फिर भी दिक्कत हुआ तो कमेंट में आप मुझे बताएं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और हम लोग इस पे करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से दिया हुआ था, शायद आपको याद हो तो हम लोगों ने ये किया हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने ये लिया था। इसका साइड लेंथ अभी भी √2a है। यहाँ पे Q चार्ज है, 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 और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इसका ये डिस्टेंस a है। हमें बताना है कि ये वाला जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। फाइंड ई नेट एट टॉप। हमें ई नेट निकालना है टॉप वाले पॉइंट पे, तो इसमें भी आप कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना। और कोऑर्डिनेट लिख के और फिर आप वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले से कीजिएगा। हम लोगों ने इसमें आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म आएगा, जब कभी भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म आएगा तब हमको क्या करना है, सॉरी, जब हमारे पास 3D डायग्राम आएगा तब हमें वेक्टर वाले तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि उससे आसानी तरीके से सॉल्व होगा। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हो सकता है चांसेस हो कि वो गलत हो जाए, है ना। तो इसलिए आप इसको वेक्टर तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम को आप सारे पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर देंगे कि ये पॉइंट क्या है। सेम यही प्रॉब्लम आपको करवाया गया है आपके वेक्टर वाले में। अगर आपको दिक्कत होगा तो पहले आप उसको देख लेंगे, है ना, और उसके बाद इस प्रॉब्लम पे आएंगे। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, ये तो ज़्यादा इजी ही होगा क्योंकि उसमें Q1 और Q2 दोनों का ध्यान रखना पड़ता था। इसमें सिर्फ एक ही चार्ज है। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ का, तो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। चार्ज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे पिछली बार हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया होगा कि जब कभी भी हमारे पास इस तरह का सिचुएशन बने कि हमारा चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे ना हो, तो कूलम्स लॉ सिर्फ एक पॉइंट का पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हमारा आंसर है कि हम उस लाइन चार्ज या उस रिंग चार्ज रिंग का बहुत छोटे छोटे टुकड़ा तोड़ देंगे और हर टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और उसके वजह से अलग अलग सबको निकालेंगे और उसको वेक्टोरियली जोड़ देंगे। और फिर बाद में मैंने आपको ये समझाया था कि इस वेक्टोरियल तरीके से जोड़ने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रेडीमेड फॉर्मूला है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं।
और इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, तो हमारा आंसर है कि हम बारी बारी से सीखेंगे यहाँ पे कि किस तरह के डायग्राम में क्या हम एलिमेंट लेंगे, है ना। अगर हमारे पास एक रिंग होगा तो उसमें एक एलिमेंट लेने का क्या तरीका है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है तो हम वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर करने वाले हैं जिस एलिमेंट का लेंथ बहुत छोटा होगा और उसमें जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज होगा और उसके वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वैसे ही बहुत सारे होंगे तो हम उसके वजह से निकालेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी जितना उसका लेंथ है उतना तक के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। पहला हम इसमें क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, ठीक है ना। हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। बात समझ में आ रही है। तो इसको आप देखें, है ना, कि कैसे किया जा रहा है। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे किया जा रहा है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो हम लोग रिंग जो है उसके ही अलोंग ले लें, मतलब जैसे ये हमारे पास जो रॉड है उसी के अलोंग, इसी रास्ते में ले लें। मतलब ये चार्ज रिंग रॉड है और हमने यहाँ पे आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो ये तरीका अलग होगा। और ये चार्ज रिंग है और मैं बोलूँ आपको कि यहाँ निकालो तो ये अलग होगा। तो दोनों को हम देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। पहले वाला हम लेंगे, फर्स्ट वाला इसमें लेंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड। हम पहला लेने वाले हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड, ठीक है ना। तो इसको आप लिखें, फिर हम लोग इसको देखते हैं कैसे करना है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड में हम कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कैसे करना है। सबसे पहला है हमारा अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड, मतलब आप पहले बार एक रॉड लेते हैं, है ना, एक रॉड लेते हैं, ये वाला एक रॉड आपने ये वाला कंसीडर किया, जिस रॉड का लेंथ जो था, इसमें चार्ज भरा हुआ है भाई साहब, इसमें चार्ज भरा हुआ है ऐसे, और इस रॉड की जो लंबाई है वो L है। इस चार्ज रॉड की जो लंबाई है टोटल वो L है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इस चार्ज रॉड का जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, जो कि इस एंड से, जिसका इस एंड से यहाँ तक की दूरी जो है वो A मानी गई है ना। तो हम लोगों को इस वाले पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है ना। एक रॉड है और उसी रॉड के एक्सिस के अलोंग ही एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जब कभी भी हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो, हम क्या करते हैं, वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, है ना। और जैसे ही वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया आपको। उसके अलावा क्या है, तो ये एक चार्ज रॉड है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से x डिस्टेंस इस तरफ जाके एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ जाके एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिस पॉइंट का लेंथ होगा dx और इसमें जो चार्ज होगा उसको हम मानेंगे dq, है ना। तो हमने क्या बोला, कंसीडर a dx length, consider a dx length at x distance
x distance from P, at x distance from P, x distance from P पर हम एक dx लेंथ लेंगे और इस dx में जो चार्ज है वो dq है, तो इस dq का वैल्यू कितना है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि dq के अंदर चार्ज होता है लेमडा इंटू dx, क्योंकि पर यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो लेमडा है। तो dx में कितना चार्ज है? लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि छोटे चार्ज की वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो डीई निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो हमारा आंसर है, उसके लिए फॉर्मूला है k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो q हमारे पास क्या है? लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये हुआ डी का वैल्यू, ये हुआ हमारे पास डी का वैल्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आएगा, आपके मन में हमेशा एक ख्याल आना चाहिए कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं, यहाँ पे हमें सांप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही हमको लिमिट भी लेना पड़ेगा। तो हमारा पहला चार्ज कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ से पहला चार्ज ए पे मिला, पहला चार्ज ए पे मिला, और आखिरी कहाँ पे मिल रहा है? ए प्लस एल पे। तो हम यहाँ पे आखिर अपर लिमिट ए प्लस एल लेंगे, ए से लेके ए प्लस एल तक। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जो कांस्टेंट है के लेमडा, इसको हमने बाहर निकाला। अंदर में क्या बच गया? इंटीग्रल ए प्लस एल तक अंदर में बच गया dx बाई एक्स स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। आप देखें 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स। क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स। तो हमने यहाँ लिखा के लेमडा बाई के लेमडा, ठीक है, के लेमडा, सही तो है? के लेमडा, और इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट ए से लेके ए प्लस एल तक। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई ए प्लस एल आएगा, फिर माइनस 1 बाई ए, तो प्लस 1 बाई ए हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं यहाँ लिख दे के लेमडा इंटू 1 बाई ए, के लेमडा इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। आपको ये देख के लग रहा होगा कि सर इसमें क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है? पहले भी आपने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था, उसमें हो ये रहा था कि यहाँ पे एक चार्ज Q भी दिख रहा था, और इस बार जो आया है उसमें Q नहीं दिख रहा। हाँ, बात सही है, यही होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो आप ई नेट निकाल रहे हो, यहाँ पे जो आपने ई नेट निकाला है, ये ई नेट वैसा ही है जैसे फोर्स के लिए निकाल रहे थे। क्यू इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने बात कर लिया है कि यहाँ पे Q1 Q2 नहीं होता, सिर्फ एक चार्ज होता है। तो जब फोर्स में एक चार्ज आ रहा था, यहाँ तो वो चार्ज कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे के लेमडा दिखेगा। क्या दिखेगा? के लेमडा। सिर्फ एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ऐसा दिख रहा। बात समझ में आ रही है? चलो इसको आप लिख लो, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो अब सेकंड वाला केस इसमें एज्यूम करते हैं कि इस बार जो हम रॉड ले रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा पहले वाले से टिपिकल होता है लेकिन कुछ नया नहीं है। इसको मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे हो रहा है। यानी अब हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड पे हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसा ही है, सेम, ठीक है ना, इसमें कोई नया नहीं है। इस बार हम लोग ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू द रॉड। यानी अब इस बार जो पॉइंट हमारे पास मिल रहा है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द रॉड है, ठीक है। यानी अब हमारे पास ये एक चार्ज रॉड है, ये हमारे पास एक चार्ज रॉड है, और इस रॉड के अंदर चार्ज भरा हुआ है भाई साहब, इस रॉड के अंदर चार्ज भरा हुआ है। इस रॉड का कुछ लंबाई होगा, इस रॉड का कुछ लंबाई होगा, ठीक है,
और इस रॉड से कुछ a डिस्टेंस के दूरी पे कोई पॉइंट P है और हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये वाला देखें आप, एक चार्ज रॉड है और उससे परपेंडिकुलर में कोई पॉइंट है P, उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस चार्ज रॉड के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। लेकिन देखो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि P पॉइंट पे या तो हम ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी आ सकते हैं। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम में करते क्या हैं, जैसे देखो अगर ये वाला पॉइंट है तो ये यहां से मिलाया जा सकता था या ये यहां से भी मिलाया जा सकता था। मान लो अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एंगल जो है वो θ1 है और ये एंगल जो है वो θ2 है। तो ये वाला एंगल हमारा θ1 है और ये वाला एंगल हमारा θ2 है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल हमें पता है पहले से कि ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है ना। अगर हमें ये दोनों एंगल पता है तो इसमें एलिमेंट लेने का तरीका अलग है भाई साहब। इसमें एलिमेंट हम लेते हैं इस वाले पॉइंट से, आप देखें ध्यान से, इस वाले पॉइंट से y पे जाके एक dy कंसीडर कर लेते हैं। यहां से y पे जाके यहां पे एक dy एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है। यहां पे एक हम dy एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, y पे जाके यहां से हम एक dy एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और उस चीज को हम यहां पे लिख देते हैं कंसीडर an element dy at y distance पे जाके हमने यहाँ पे एक dy कंसीडर किया है और उसके अंदर हमने चार्ज एज्यूम किया है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो dq है। उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, dq है ना। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो उसमें जो हमने चार्ज कंसीडर किया है वो हमने कितना किया है, dq। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए dq का वैल्यू लिखूं तो dq क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ इसका कितना है, dy। तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा इंटू dy, यानी dq के अंदर जो टोटल चार्ज है वो लैम्डा इंटू dy है। अब उसी एलिमेंट को मैं अलग से बनाता हूँ, वहां बनाऊंगा दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अलग से हम यहाँ बना लेते हैं इस चीज को। देखिए हमारे पास इस तरह का सिचुएशन था, यहां से y ऊपर जाके मान लो ये एलिमेंट यहाँ पे है, ये है y, यहाँ पे ये एलिमेंट है और ये वाला पॉइंट है हमारे पास, है ना। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। ये वाला पॉइंट पे निकालना है, ये वाला हमारा a है, ये वाला हमारा a है। और हम इन जनरल अगर इसको थीटा मान लेते हैं, इन जनरल हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है उसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए भाई साहब। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें मालूम है कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो डी निकल रहा है, इस डी का वैल्यू आप बता सकते हैं। हाँ, डी क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे, के इंटू लेमडा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई आर कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ का ये डिस्टेंस या यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस, तो ये ए है और ये वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको मालूम है हाइपोटेनस क्या होता है, तो हमारा आंसर है हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास जो डी वाई का डी का वैल्यू आएगा हमारे पास, वो डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा के लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया, ये हमारा डी का वैल्यू आ गया। अब इस डी के दो कंपोनेंट है भाई साहब, ध्यान से देखें आप। एक डी का कंपोनेंट थीटा के तरफ, जिसको हम बोलेंगे डी कॉस थीटा, क्या बोलेंगे, डी कॉस थीटा, और एक इसका एलिमेंट है इस तरफ जो कहलाएगा डी साइन थीटा, है ना, क्योंकि वेक्टर जब कभी भी एंगल पे होता है, किसी खास इंक्लिनेशन पे होता है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक अलोंग द थीटा, थीटा के तरफ वाला कॉस थीटा, और थीटा के बाद वाला क्या हो जाएगा, थीटा के बाद वाला हो जाएगा हमारे पास, थीटा के बाद वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, थीटा के अलावा जो बचेगा वो हमारे पास हो जाएगा डी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। चलो एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था बाद में समझाने के लिए, अगर मैं यही समझा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ कि ये थीटा है, इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, ये थीटा है तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है, तो आप अगर जानते हैं तो ये बात जरूर जानते होंगे कि जब कभी भी हम cos थीटा लिखते हैं तो cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो इसमें b क्या है, a बाई एच, यही तो निकालना है। h हमें नहीं मालूम है, h हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग l बोल देते हैं, h को हम लोग l बोल देते हैं। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि बताओ l क्या होगा, तो l बराबर हो जाएगा a बाई कॉस थीटा, l क्या हो जाएगा, a बाई कॉस थीटा। और आपको पता है कि यहाँ पे a इंटू 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो क्या हम इसको d सेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो आंसर है कि यस, हम यहाँ पे इसको d सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो d लिखा जा रहा है, ये d एक्चुअल में k लैम्डा dy, k लैम्डा dy डिवाइडेड बाई d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, जो मुझे यही लिखना है क्योंकि वहाँ cos थीटा है तो थीटा का टर्म है, cos थीटा है तो थीटा का टर्म है, और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा है तो थीटा का टर्म है, यहाँ पे भी थीटा का टर्म है और वहाँ का भी थीटा का टर्म है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। यहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद मैं मिटा के आगे की बातें सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। एक पोर्शन वो वाला जो इसका सेक थीटा वाला कंपोनेंट, सॉरी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था, है ना, इधर हम लोग ले लेते हैं डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और इधर हम लोग ले लेते हैं डी साइन थीटा। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मेरा मानना है कि इसको हम लोग डी साइन थीटा या डी कॉस थीटा ना बोल के, कॉस थीटा देखो रॉड कैसा रखा हुआ था ऐसे, और कॉस थीटा इधर आया था, तो जब ये है ऐसे और ऐसे आया तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और रॉड ऐसे रखा था, साइन थीटा ऐसे आ रहा था तो पैरेलल हो गया। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ई पैरेलल वाला कंपोनेंट, सॉरी ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और इसको हम बोल रहे हैं ई पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो अगर मैं यहाँ से ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी साइन, डी के बदले क्या लिखना है, तो के लैम्डा डी वाई, के लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा ई परपेंडिकुलर का वैल्यू है, ये हमारा ई परपेंडिकुलर का वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ इंटीग्रेशन वाली बात है कि नहीं है, तो हमारा आंसर है कि है यहाँ पे इंटीग्रेशन वाली बात। एक्चुअल में ये डी परपेंडिकुलर है तो इंटीग्रेट करने पे ही तो नेट वैल्यू यहाँ पे आएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या इंटीग्रेशन के टाइम में दो वेरिएबल को एक साथ में सॉल्व किया जा सकता है,
तो हमारा आंसर है कि दो वेरिएबल को एक साथ में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। दो वेरिएबल को एक साथ में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमने ट्राइंगल बनाया था ना, जो बी क्या है, ए है, पी है हमारा वाई और बी है हमारा ए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वाई लिखूं तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई का वैल्यू लिखते हैं तो डी का वैल्यू हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो वाला जो डी वाई का वैल्यू है वो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा के लेमडा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा गया, ए स्क्वायर से एक ए गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है यहाँ पे वो चीज़ देखना है हमें, हमारे पास बचा है, यहाँ से करते हैं, देखें आप भाई साहब यहाँ से, तो हमारे पास बचा हुआ है के लेमडा बाई ए, के लेमडा बाई ए और कॉस थीटा। तो हमने यहाँ लिखा के लेमडा बाई ए, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन सिर्फ कॉस थीटा का करेंगे और कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आपको पता है कि एक पोर्शन इसका अपर में था और एक पोर्शन यहाँ लोअर में आ रहा था। तो अगर ये थीटा वन पॉजिटिव है तो थीटा टू निगेटिव होगा। तो हम यहाँ लेंगे माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे वाला आप लिख लीजिए ताकि मैं मिटा के इसको कर सकूं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो माइनस साइन थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो हमको मालूम है कि जब थीटा वन पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के लेमडा बाई ए, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो यहाँ वैल्यू आएगा माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, तो प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं यहाँ पे साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन लिख दें। आप रख लीजिएगा, सारे स्टेप्स को रखिएगा तो आपका आंसर यही आने वाला है। तो इस तरीके से हमने ई परपेंडिकुलर निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया, ई परपेंडिकुलर यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ तक आप लिख लें, हम ई पैरेलल की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका यहाँ तक वैल्यू निकाल लें, हम ई पैरेलल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी तो ये प्रोसेस फिर से नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि ये हम जान चुके हैं कि डी वाई के बदले हम पुट कर देंगे, हमारा सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी ई पैरेलल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के लेमडा बाई ए इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। वैल्यू पुट करते हैं के लेमडा बाई ए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा और लिमिट माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। अगर वैल्यू पुट करें तो के लेमडा बाई ए, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये किसका वैल्यू आ गया, पैरेलल का। यानी ये चीज़ जो दोनों हमने निकाला है, इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग होता है, जब कभी भी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग होता है,
सॉरी परपेंडिकुलर टू द रॉड अगर कोई पॉइंट है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट ऐसे आता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट इस तरीके से आता है, ठीक है ना। अब इस पे अगर हमसे कोई प्रॉब्लम पूछता है तो देखो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि θ1 क्या है और θ2 क्या है। हमने ऊपर वाले को ले लिया था θ1, नीचे वाले को ले लिया था θ2। वापस मैं उस डायग्राम को बनाकर डिस्कस आपके सामने करता हूँ। देखें आप कि इस वाले प्रॉब्लम में इस तरह से सिचुएशन था, यहाँ पे ए, ये वाला हमारा θ1 था और ये वाला हमारा θ2 था, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, अपर एंड ये है अपर एंड और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके बीच का जो एंगल है वो θ1 है। लोअर एंड और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके बीच का एंगल θ2 है, उसके बीच का एंगल θ2 है, ठीक है ना। कुछ ऑब्जर्वेशन इस पे करते हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ θ1 क्या है, तो θ1 जनरली आप θ1 और θ2 किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन θ1 आप सुविधा के लिए, है ना, फॉर इजी कैलकुलेशन θ1 हमेशा बड़ा वाला एंगल लिया जाता है, बड़ा वाला एंगल, हमेशा बड़ा वाला एंगल है उसको θ1 लीजिए, हमेशा बड़ा वाला एंगल है उसको θ1 लीजिए। और ये θ1 जो है वो कौन सा एंगल है, तो ये एंगल θ1 इज द एंगल मेड by upper end of the rod and perpendicular distance, upper end of the rod and perpendicular distance, ये हमारा θ1 होता है। एंगल मेड बाय अपर एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको हम θ1 बोलते हैं। θ2 जनरली जो स्मॉलर एंगल होता है, θ2 जनरली स्मॉलर एंगल को लिया जाता है, जनरली स्मॉलर एंगल को एज्यूम करते हैं, जनरली स्मॉलर एंगल को एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। जनरली स्मॉलर एंगल को θ2 एज्यूम करते हैं। और ये कौन सा एंगल होता है, θ2, तो θ2 बनता है इज द एंगल मेड बाय लोअर एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये वाला जो है हमारा वो θ1 है और ये वाला जो है हमारा वो θ2 है। इसको आप लिखें